रुकावट के लिए खेद है। मैं आदरणीय त्रिपाठी जी से वार्ता कर रहा था, कुछ आवश्यक था, और मैंने जो अभी बात कही है उसको दोहराना नहीं है। इसके पश्चात मैं कहना चाहता हूँ अब जो है कहावत के बारे में, कि कहावत क्या होती है और क्यों कही जाती है, इसका क्या महत्व है। तो ये तो बहुत ही विस्तृत विषय है जिसको कुछ सीमित समय में इसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो जैसे प्रवचन होता है कई दिनों का, इस प्रकार से हो सकता है। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कुछ समय में इसको जो है हम कुछ आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। प्रयास कर रहा हूँ, देखता हूँ कि कितना सफल हो पा रहा हूँ, ये तो आप लोग बताएंगे। कहावत का अर्थ ही कही हुई बात, लेकिन कही हुई बात पूर्ण इस तरह से नहीं हो गई कि वो कहावत हो गई। उसका जो है हमारे सामाजिक जो है परिवेश में उसका क्या महत्व है, वो हमारे लिए क्या महत्व है, समाज के लिए क्या महत्व है, वह कही हुई बात हमारे लिए कितनी उपयोगी हो सकती है, वह कही हुई बात कहावत है। वह कहावत एक तरह से परंपरागत होती है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में। वह जो है बराबर कही हुई, पहले भी कही जाती रही है, आगे भी कही जाती रहेगी, और उसका महत्व जो है कभी कम नहीं होता। उसके लिए वह होती है कहावत। इस कहावत को लोकोक्ति भी कहते हैं। जो लोक में जो लोक आम व्यक्ति जो है उसको कहता है अपनी बात को महत्व देने के लिए, वो लोकोक्ति है। लोकोक्ति में सारगर्भित है, उसमें गूढ़ अर्थ छिपा हुआ होता है, और जो मंतव्य है वो बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसको संस्कृत में प्रवाद कहते हैं और अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहते हैं। अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहते हैं, लेकिन चूँकि हमारी भाषा जो है बहुत ही सारगर्भित है, इसलिए यह अन्य जो भाषा के शब्द हैं वो इसकी पूर्णता नहीं कर सकते, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हम लोकोक्त और कहावत पर ही रहते हैं। ये बहुत ही अर्थ गंभीर है इसमें, इसलिए हम कहावत का ही प्रयोग करते हैं। कहावतें तो जिस प्रकार के बताया कि ये समाज में बहुत से विषय हैं, बहुत से आयाम हैं, उसी के अनुसार कहावतें भी अपने अपने अलग अलग प्रकार की अलग अलग विषयों पर निर्धारित होती हैं। जैसे कि ज्ञान और ये अनुभव से पूर्ण हो, ये जो कहावतें होती हैं इसमें ये मुख्य तत्व होता है कि उसमें हम क्या देखें कि वो कहावत हो। कहावत में कुछ उसके घटक होते हैं, कुछ उसके मूल भावना होती है कि हमारे कहने का उसका आशय क्या है। तो उसमें मुख्य बात होती है ज्ञान और अनुभव। वो बात जो उसमें कही जाती है उसमें ज्ञान और अनुभव संचित होता है, और वो सार्वभौमिक सार्वकालिक होती है। वो आज नहीं है, आज ही सत्य कह दिया जाए वो नहीं है, वो सदैव के लिए सत्य बन जाता है। जो लोकोक्ति में कोई बात कही जाती है वो पहले भी सत्य रहा है और आगे भी वो सत्य रहेगा, ऐसा उसके कहावत में कही जाती है। और उसका रचयिता कोई आवश्यक नहीं है कि कोई बहुत ही ख्यात लब्ध जो है कवि हो, कोई रचनाकार हो। वो कहीं पर भी कोई भी कुछ कह सकता है, उसके हम रचनाकार के पीछे, नाम के पीछे हम उसके जाना नहीं चाहते। हम तो सिर्फ उसके वक्तव्य और मंतव्य को स्वीकार करते हैं। उसमें आनंद भी बहुत आता है, उसमें रस का अच्छे भंडार है, और इसमें सूक्ष्मता होती है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं कही जाती है, कुछ दो चार पंक्तियों में ये बात कही जाती है, लोकोक्ति होती है। और इसमें सरलता होती है, इसमें बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई शब्द हो सकता है कि सभी की समझ में ना आए, लेकिन ये जो है पूरी तरह से सबकी समझ में आ जानी चाहिए, ऐसी लोकोक्ति मानी जाती है। और सब प्रमाण होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कोई बात कह दें और लोकोक्ति बन जाए। उसका प्रमाण होता है कि वो प्रमाण सिद्ध होती है, सत्य सिद्ध होती है कि किस तरह से लोकोक्ति जो है क्यों बन गई। और इसमें लोकप्रियता होती है, ये लोकप्रिय होती है। ये नहीं कि कुछ ही लोग इसको समझ पाएँ, कुछ ही लोग इसको माने। ये सभी को इसको जो है आनंदित होते हैं, सभी की इसको समझ में आ जाता है। और जैसा कि बताया कि इसके बहुत से विषय हैं। अब इसके बहुत से विषय होने के कारण से ये इसको सीमित नहीं किया जा सकता। इसके पुस्तकों में, कई पुस्तकों में इसको लिखा जा सकता है, और कई घंटों इसको बात की जा सकती है, भी पूरा नहीं होगा। जैसे है ये हमारा जो सृष्टि है, जो हम प्रकृति है, उसमें बहुत सी बातें हम देखते हैं। जैसे मौसम का अनुमान है, वर्षा है, कृषि है, और
सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, वाय, किसान, जुताई, बुआई, सिंचाई, फसल, खेत, कटाई, पैदावार, पशु, पक्षी, नीति, ज्योतिष और शुभाशुभ संबंधी जो कहावतें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें संग्रहित हैं, जिसके कारण हम इसको कई इसको विषयों में बांट सकते हैं और कई एक एक विषय को बहुत देर तक कहा जा सकता है। तो लेकिन फिर भी मैं आज ये प्रयास करूँगा कि कुछ सभी की बातें कही जाए, हर एक विषय से संबंधित कुछ बातें इसमें ली जाएं। प्रमुख बात तो यह है कहावतें जो इसका आधार क्या है। इसका आधार यह है कि हम इसकी बात अपने समाज से लेते हैं, अपनी प्रकृति से लेते हैं। जैसा कि है कि बहुत समय पहले जो है ये हमारा विज्ञान हम लोगों की दृष्टि में इतना विकसित नहीं था और यह समाज जो है फिर भी बहुत ही विकसित ढंग से चल रहा था, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा था। और उसमें जो हमारे ऋषि मनीषी हैं उन्होंने बहुत ही शोध, अनुभव और अभ्यास से बहुत सी बातें सीखी, बहुत सी बातें बताई जो आज भी सत्य हैं और आगे भी सत्य रहेंगी। अंतरिक्ष विज्ञान उन्होंने अंतरिक्ष में देखा और कृषि के विषय में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, अनुभव से बताई। और जो मौसम का अनुमान है वो उन्होंने बताया जो आज भी जो है सत्य है। आज तो बहुत सारे यंत्र हैं, आज हर विषय के हर एक चीज़ के यंत्र बन गए हैं। हम उसके नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा। जो मौसम विज्ञान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए, रोग के लिए बहुत से यंत्र और अनुसंधान हुए हैं, जिसके कारण से हम उसकी जांच कर लेते हैं। बहुत जल्दी जांच हमारे को मिल जाती है, कुछ ही घंटे में हमको हर बड़ी से बड़ी जांच मिल जाती है। लेकिन पहले ये साधन नहीं थे, ये संसाधन नहीं थे। लेकिन फिर भी उन लोगों ने, जो ऋषि तपस्वी थे, जो मनीषी थे, उन्होंने जो है अपने ज्ञान के आधार पर हमको उस चीज़ की अनुभूति कराई, उस चीज़ का हमको ज्ञान दिया, जो हम आज भी रहस्यपूर्ण है कि उन्होंने किस तरीके से बात कही होगी, किस तरीके से इसको समझा होगा। अंतरिक्ष की बात उन्होंने जानी जब कोई दूरबीन नहीं थी, कहीं कोई यंत्र नहीं था। आज तो हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, लेकिन तब इस तरह से कोई यंत्र हमारे सम्मुख नहीं आते। जिस समय हम लोग जो है जितना जीवन काल हम लोग देखे हैं उसमें ये ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे कि हम समझ सकें यह यंत्र उस समय रहा होगा। तो ये कुछ जो विज्ञान का विकास हुआ है ये हम लोगों के समक्ष अवश्य है अब, लेकिन बहुत पहले नहीं था। तो उन्होंने जो है शोध करके, अनुसंधान करके, प्रकृति का अध्ययन करके बहुत सी बातें उन लोगों को हमको बताई जो आज भी अकाट्य हैं। हमारा मौसम विज्ञान की अगर ले लीजिए तो मौसम विज्ञान में जो उन्होंने बातें बताई हैं उसको जो अनुमान है, जो मौसम विभाग है वो पूरी तरह से नहीं उसको समझ पाता है कि कल क्या होने वाला है, एक सप्ताह में क्या होने वाला है। उन्हें बता तो देते हैं लेकिन पूर्णतः घटित नहीं होता। लेकिन जो हमारे मौसम विज्ञानी हैं, जो उतना शिक्षित भी नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनका अध्ययन इतना सूक्ष्म था, उनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म थी कि उन्होंने जो अध्ययन किया वह जो है पूर्णतः जो है कसौटी पर खरा उतरा। जो हमारे पूर्वज हुए हैं वो उनके पास ये इतना ज्ञान था, भारतीय ज्ञान परंपरा उन्होंने हमको दी है, जिसके कारण से हम छोटी छोटी बात को उन्होंने लोकोक्त और कहावत के रूप में कही है। बहुत विस्तार से उन्होंने नहीं बात बताई, हर चीज़ का उन्होंने जो है सारता उन्होंने कोई बात कही है कि अब कोई भी पढ़ा, जो शिक्षित है, अशिक्षित है, अनपढ़ है, वो भी उस चीज़ को समझ जाए। इस भाषा में उन्होंने इसमें सूक्ष्म ढंग से उस बात को कही है। जैसे हम लोगों को ज्ञात है जब वर्षा होने को होती है तो कुछ उसके लक्षण होते हैं, उसके लक्षण प्रकृति में दिखाई पड़ने लगते हैं, जिसके कारण से अब भी हम उस चीज़ को अनुमान लगा सकते हैं। जो बात पहले कही गई है वो लक्षण आप देखिए, कुछ लक्षण मैं बता रहा हूँ कि जैसे चींटियाँ अपने अंडों को लेकर ऊपर की तरफ प्रस्थान करने लग जाएं, चींटियाँ अंडा ऊपर लेकर के अपने चलने लगें, या चिड़िया बालू रेत में नहाने लगें, कहीं भी गौरैया बालू रेत में नहाने लगती है, घर में रखा नमक गुड़ आदि चीज़ें पसीजने लग जाएं, और
गोह जो है एक प्राणी, एक जीव होता है, वन्य जीव। तो गोह जो है वो बोलने लगे, या सूरज पर कुंडल छा जाए, सूरज पर एक जो है, सूरज के बाहर एक जो है गोलाकार आकृति बन जाती है, उस तरह से अगर बन जाए, या चंद्रमा पर जलहरी बन जाए, तो इस तरह से जो है 24 घंटे के अंदर वर्षा होगी। यह अनुमान किया उस समय के कृषि वैज्ञानिकों ने, मौसम विज्ञानियों ने। बया बताते हैं, बया जिस तरफ घोंसला बनाता है उसकी विपरीत दिशा में ज़्यादा वर्षा होती है। जिस दिशा में बनाया उन्होंने, वो उसका एक अनुमान होता है बया का, कि इस तरीके से वो बया बनाता है अपना घोंसला कि उसके दूसरी तरफ उसकी वर्षा होती है। जैसे पूरब की ओर बनाया उसने, तो पश्चिम की ओर वर्षा होगी। और जो लोक संस्कृति में है, वर्षा का मानसून मौसम जो है सावन या श्रावण जिसको कहते हैं, उसमें उसको माना जाता है। तो पुराने लोगों, ऋषि मुनीषियों और तपस्वियों ने, योगियों ने अनुभव के द्वारा सिद्ध किया कि वर्षा की होने के लक्षण क्या हैं। वह है जैसे तपे जेठ, ये एक कहावत अब इस तरह से होती है कि तपे जेठ वर्षा हो भरपेट। जब जेठ में खूब गर्मी हो, बहुत ही सूरज तपे, तब जो है वर्षा बहुत भरमार, बहुत ही वर्षा भारी होगी। और पहली पवन पूर्व से आए, पूर्वा पहली पवन पूर्व से आए, बरसे मेघ अन्न भर लाए। पहली अगर जो हवा है वो पूर्वाई चलने लगे, तो उस समय जो है अन्न से घर भर जाए, यानी बहुत ज़्यादा अन्न होगा। उस समय जो ये कहावतें कही हैं जिन लोगों ने, वो अधिक काल, उस समय का काल रहा है भक्ति काल अधिकतर रहा है। जिस समय से हम लोगों को ये मिलती है कि लोकोक्तियाँ जो प्रारंभ हुई हैं, वो उस समय भक्ति काल ही था। जैसे कबीर, सूर, तुलसी, रविदास, ये सब जो है संत हुए, तो वो भक्ति काल था। लेकिन उसी समय कुछ कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये प्रकृति और मौसम पर ध्यान दिया, और उन्होंने इसकी अनुसंधान किया, और उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही जो किसान और सभी व्यक्तियों के लिए ये उपयोगी था। वही उसी लोकोक्तियाँ उसी काल की हैं, और उनका काल निर्धारण पूर्णतः नहीं हो सकता, और अधिकतर नाम भी जो है उनके नहीं हैं। नाम अब घाघ और भंडरी जो है वो तो आते ही हैं, सभी लोग जानते हैं। घाघ और भंडरी की कहावतें प्रसिद्ध हैं, लोकोक्तियाँ उनकी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मुख्य रूप से उन्हीं को इसका श्रेय दिया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य भी उसमें हुए हैं, जो कवि कहिए या जो है लोकोक्तिकार हुए हैं, जिन्होंने इस बात को कहा है। बहुत अच्छी अच्छी लोकोक्तियाँ दी हैं। कुछ बहुत से तो अज्ञात हैं। बहुत सी लोकोक्तियाँ ऐसी हैं जिसके बारे में उनके रचनाकार का कोई नाम ज्ञात नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि जो ये परंपरा जो रही है लोकोक्ति या इस पर ज्ञान की परंपरा, ये संस्कृत की परंपरा पहले से ही रही संस्कृत में, लेकिन उतना लोकप्रिय नहीं हो पाई जितना कि हिंदी में लोकप्रिय होना चाहिए था। हिंदी ही हम लोगों की जो है संपर्क भाषा रही, जिसके कारण से ये हिंदी में आने से संस्कृत में भी रही। संस्कृत में जो है इसमें बताया गया है कि जो परंपरा नारद और महर्षि भृगु से आती है, ये जो लोकोक्तियों की परंपरा है या अनुभूत जो है कोई बात कहने की रही है, ये बहुत परंपरा पहले की थी। लेकिन व्यवहार में और संपर्क में ये भाषा हिंदी में आई, जिसके कारण से हम लोगों को ये ज़्यादा उचित और समझ में आने वाली लगी। महर्षि भृगु ने भी ज्योतिष शास्त्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा है, भृगु संहिता। उसमें भी पूर्णतः गणनाएं जो है अचूक है। उसकी गणनाएं जो उन्होंने बात कही है वो भी बहुत ही अचूक हैं। और आश्चर्य की बात है, नहीं बल्कि जानकारी की करने की बात है कि घाघ और भंडरी जो है इसी भृगु वंश से आते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही विद्वान पंडित थे
और उन्होंने जो है, अब ये नहीं कहा सकता था कितने शिक्षित थे या पढ़े थे या कितना नहीं पढ़े थे, लेकिन अनुभवी तो थे ही। उसी वंश से आने के कारण वे बुद्धिमान भी बहुत थे। और उन्होंने जो बातें कही, ये हमें गौरव का विषय है कि ये जो परंपरा है, लोकोक्ति परंपरा, ये हमारे यहाँ की ही देन है और ये भारत की संस्कृति की देन है और हमारी गौरवशाली परंपरा रही है ये लोकोक्तियों की। भारत में जो सबसे ज़्यादा संबंध होता है हमारे अन्नदाता का होता है। अन्नदाता को सदैव ही सर्वोपर माना गया है। एक कहावत ही सब लोग हम बचपन से सुनते आए हैं, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। अब बहुत साधारण सी बात है, लेकिन ये बात इसलिए कही गई है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है या हम लोगों की जो भरण पोषण है वो अन्नदाता पर ही निर्भर है, कृषक पर ही निर्भर है। हम कितना भी कमा लें, लेकिन अन्न हमारे पास अगर नहीं है, अन्न हमारे यहाँ अगर उत्पादन नहीं हुआ, तो हम पूरी तरह से सुखी और समृद्ध नहीं हो सकते। तो ये बात कही गई है। आज के संदर्भ में भी ये सत्य है कि उत्तम खेती मध्यम बान, ये हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कि आज के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता कितनी अधिक है, ये हम लोग इसको भूल रहे हैं। उत्तम खेती, कृषि जो है सर्वोत्तम होती है। कृषि पशुपालन जो है हमारे यहाँ से कम हो गया, जिसके कारण से हम आज जो है सामान्य व्यक्ति भी बहुत दुखी है। सामान्य व्यक्ति बहुत दुखी है कि उसको आवश्यक चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं। उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। उत्तम खेती मध्यम मान, मध्यम उसका जो है जीवन यापन का साधन है और व्यापार होता है। व्यापार करना है, हम अपना स्वतः अपना कोई कार्य करें। आजकल भी बहुत जोर दिया जा रहा है कि हाँ आप निर्भर बने, हम अपने हिसाब से कोई अपना व्यापार छोटा मोटा करें, जो भी है तो उसमें ज़्यादा लाभ है। और निश्चित चाकरी भीख निदान, जो निश्चाकरी जो है, जो हमें नौकरी जो हम लोग ढूंढ रहे हैं आजकल जो है युवा और सभी जो लोग जो नौकरी करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जितना भी पढ़ लिया, इसके बाद कहते हैं कि हमको एक नौकरी चाहिए, हमको एक कुर्सी चाहिए। लेकिन ये इसको जो है उस समय जो है हमारा जो भारतवर्ष रहा, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उस समय से यही माना गया कि ये जो है ये चाकरी जो है निश्चित चाकरी, ये चाकरी को इसको उत्तम नहीं माना गया। लेकिन आज हमारी संस्कृति बदल गई, हमारा जो है सोच बदल गया, जिसके कारण से हम इससे हट गए और हमारी जो परंपरा है उसके हटने के कारण हम लोग दुखी हैं। भीख निदान, उसके बाद कहा गया है कि सिर्फ इसके पश्चात भिक्षा वृत्ति ही बची है, इसके अलावा जीवन यापन का कोई दूसरा साधन नहीं है। अब ये सोचिए, ये लोगों की आज कितनी प्रासंगिक है। ये बहुत पहले कही हुई है और ये आज अगर इस पर मनन करें, जो समाज इस पर मनन करे, लोग इस पर मनन करें, तो निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति और हर तरह से ठीक हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है संजीवनी बूटी दे रही है हमारे जीवन के लिए। तो प्रकृति का जो निरीक्षण बहुत ही अद्भुत होता है। प्रकृति का जो निरीक्षण करते करते समझ में आ जाता है कि प्रकृति में क्या घटित होने वाला है। वो अन्य जो विषय है, जैसे ज्योतिष है या कुछ है इस तरह से जो जुड़े हुए हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ये जो है एक प्रकृति से जुड़ा हुआ एक सर्वेक्षण है, या हम लोग निरीक्षण परीक्षण जो करते हैं, उससे भी हमको बहुत ही लाभ होता है। उस प्रकृति का निरीक्षण अद्भुत है। गिरगिट, बनमुर्गी, सांप, गौरैया, मेढक, चींटी, बकरी आदि जीवों की गतिविधि और हवा के रुखे और आकाश के रंग को देखकर हम वर्षा का अनुमान लगा सकते हैं। ये जो है जो पशु पक्षी हैं, ये हमको संकेत देते हैं कि वर्षा कैसी होगी, कब होगी और होगी या नहीं होगी। इस तरह से जो उसकी हवा, ये जो पंच तत्व हैं, पंच तत्व का ज्ञान उन ऋषियों मनीषियों ने अच्छी तरीके से प्राप्त किया। पंच तत्व ये मुख्य रूप से सब जानते हैं, बाकी तो रसायन विज्ञान के अनुसार तो बहुत से तत्व हैं, लेकिन ये पंच तत्व मूलभूत तत्व हैं, मूल घटक हैं हमारे प्रकृति के। इसका अध्ययन ही ये जो अच्छी तरह से कर ले तो वो समझो विज्ञान में पारंगत हो जाएगा। 5 तत्व नाम है, भूमि, गगन, वायु, जल, नीर, अग्नि। इन तत्वों का ज्ञान उस समय के जो ऋषि मनीषी थे उनको बहुत ही
ये इसी पर उन्होंने जोर दिया कि हम इसको किस तरह से इसका परीक्षण करें, किस तरह से हम इसको इसके हम क्या हम इससे लाभ देखते हैं, इसके परीक्षण से क्या जानकारी कर सकते हैं कि आज जो मानव त्रस्त है इन्हीं पंच तत्वों के प्रदूषण और इसके इनका जो है इसमें प्रदूषण और जो है जो इनकी जो कमी होने के कारण हम पूरा मानव दुखी है, पूरा सृष्टि जो है इससे दुखी है पंच तत्व के कारण। तो ये पंच तत्व का अगर संतुलन हो जाए, हम उसके अनुसार अगर करें तो लोकोक्तियाँ ये हम लोगों को पूरी मार्गदर्शन है, पूरा हमारे को मार्ग प्रशस्त करती हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को आगे चलाएं और अच्छे मार्ग पर ले जाएं। वो नक्षत्रों, राशियों और दिनों के संबंध में, किसानों के संबंध में घाघ भंडरी जी बहुत सी कहावतें कह गए हैं। कुछ बातें मैं कहूँगा। अभी अच्छा वर्षा के विषय में कुछ बातें कह लेता हूँ। अगहन द्वादश मेघ आकाश, आषाढ़ बरसे अखनवार। यदि अगहन की द्वादशी को आकाश से बादलों के समूह घुमड़ रहे हों तो आषाढ़ में मूसलाधार वर्षा होगी, ऐसा कथन है इनका। अभी देख रहा हूँ। कृषि और पर्यावरण से संबंधित कुछ कहावतें सुन लीजिए, बहुत ही सरल हैं। जो पुरवा पुरवाई पावे सूखी नदियाँ नाव चलावे। जो पुरवा पुरवाई पावे सूखी नदियाँ नाव चलावे, सब समझ में आ रहा है। माघ के ऊखम जेठ के जाड़, माघ के ऊखम जेठ के जाड़, और पहले वर्षा करके ताल भरिगे ताल, और कहें गाग हम हो वियोगी कुआं खोद के धोई हैं धोबी। इनका कहने का मतलब है कि अगर माघ मास में माघ के उषम में गर्मी जेठ जैसी गर्मी हो, माघ में ही अगर जेठ जैसी गर्मी हो, माघ में गर्मी हो और जेठ में जाड़ा हो, माघ में गर्मी हो और जेठ में जाड़ा हो, तो समझो कि जो है बहुत अच्छी वर्षा होगी। और जो तुम देव नीम की जूठी, अब ये है इन्होंने जो कहा है एक खाद के विषय में जो इन्होंने कहा है, जो खाद के विषय में आज बहुत बात, कीटनाशक प्रयोग होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उन्होंने कहा है जो तुम देव नीम की जूठी और सब खादों में रहे अनूठी। कह रहे हैं कि नीम के जो अवशेष हैं, जो अपशिष्ट है, अगर वो खेत में डाला जाए तो सबसे अच्छी खाद वही है। इससे बड़ी अच्छी कोई खाद है ही नहीं। वो कीटनाशक भी है और एक रसायन से भी बहुत ही अच्छी चीज़ उससे उपयोगी है। बहुत ही बातें हैं, अब हमको काट पीट के कहना पड़ रहा है कि पीपल काटे पाल विनाश, पीपल काटे पाल विनाश। पीपल का कितना महत्व है, ये देवता इसको माना गया है। ये पूर्णतः 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, लेकिन उसको हम लोग सिर्फ एक पेड़ बांधते हैं, आवश्यकता अनुसार उसको काट देते हैं, जबकि एक लगाना बहुत कठिन है, इसको बड़ा होना बहुत कठिन है, बहुत कई वर्षों में होता है। लेकिन लोग जो है इसको मानते नहीं हैं, और कोई चीज़ मानते नहीं हैं क्योंकि वो पहली बात जानते नहीं हैं। जानने के बाद भी अगर मानते नहीं हैं तो इसका मतलब इससे बड़ी धूर्तता प्रकृति के साथ और क्या हो सकती है। पीपल काटे पाल विनाश, और भगवा भेष बतावे, और काया गढ़ी में दया न व्यापे, जरा मोड़ से जावे। इनका एक कहना है कि पीपल का महत्व बताते हुए कहा है कि जो पीपल का वृक्ष काटता है, इस तरह से उन्होंने उसको बांध दिया है, जो पीपल का वृक्ष काटता है या घर नष्ट करता है या किसी का कोई घर नष्ट कर दे, और भगवा वेश बतावे और साधुओं को ही सताता है, ऐसे मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। अब इसमें सभी कुछ निहित है प्रकृति के विषय में और हमारे संस्कृति के विषय में, और जो आचार विचार हैं उसके विषय में कितनी बड़ी बात कही गई है। पीपल काटे पाल विनाश, पीपल जो काट दे, पाल माने घर जो है, किसी का विनाश कर दे, नष्ट कर दे,
या भगवा वेश बतावे, जो किसी साधु को सतावे। भगवा वेश सतावे, भगवा वेश में जो है साधु सन्यासी है उसका कोई सताता है तो इससे उसका मनुष्य का सर्वनाश ही हो सकता है। मनुष्य का मतलब है चाहे समुदाय हो चाहे मनुष्य स्वयं में हो। गोबर मेला एक फिर खेती के बारे में ये बात आई है। गोबर मेला नीम की खली, इससे खेती दूनी फली। गोबर हो और मेला माने अपशिष्ट है, जो भी कूड़ा करकट है, और नीम की खली हो, यह अगर खेत में पड़ जाए तो उससे इनसे खेती दूनी फली, तो इनसे खेती जो है दूनी फली। अब ये विज्ञान जो है, आजकल का विज्ञान है, जो व्यापार बढ़ गया है और व्यापार की प्रवृत्ति बढ़ गई है, तो उसमें कितनी भी ऐसी चीज़ें फिर डाल दी गई हैं, रसायन है और उर्वरक है, ये सब बनाया गया है, लेकिन जो मूलभूत है उनसे जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो भी साधन होने चाहिए उनसे कट गया है। कृषक भी कट गया है और हब को काट दिया गया है जानबूझ के, उसको व्यापार उसमें आ गया है। व्यापार होने के कारण उसकी जो कृषक की मति भ्रष्ट कर दी गई है कि वो अपने जो है जो परंपराएं हैं वो भूल करके दूसरे में खो रहा है और उसका अधिक अन्न उपजाने के चक्कर में वो सब दूषित कर रहा है। तो इस बात को कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि अगर खेत में इस प्रकार के प्रयोग किए जाएं तो हम उपजाऊ भी हो सकती है और अन्न भी बहुत अच्छी तरीके से स्वादिष्ट उत्पन्न होगा। जब बरसे तब बांधो क्यारी, कह रहे हैं जब भी बरसे तब बांधो क्यारी वहाँ पर मेड़ बांध दो जब पानी बरसात हो रही हो। और बड़ा किसान जब हाथ कुदारी, कहते हैं जो बड़ा किसान वही है जब वो हाथ में कुदाल लेकर के वहाँ पहुँचे जाए और जब पानी बरसे तब उसका पानी का संचयन हो, पानी खेत में जो है पहुँचे, नीचे उसका पहुँचे, ये कि नहीं बह जाए। तो कहें जब बरसे तब बांधो क्यारी, बड़ा किसान जब हाथ में कुदाल हो तब हो सकता है। कह रहे हैं और बता रहे हैं कि कृषि के बारे में अब कहाँ एक विषय को मैं लेकर के अगर चल रहा हूँ तो फिर अब कहाँ इच्छा मन नहीं कर रहा है कि कैसे इसको छोड़ दूँ कि जितना गहरा जोते खेत। अब ये विज्ञान तो हमारा इस तरीके से नहीं कहता, इन्होंने इस चीज़ को बताया है कि इस तरह की बारीकी बताई है कि खेत के बारे में किस तरह से यह उपजाऊ हो सकता है। आजकल तो ट्रैक्टर से किया जा रहा है, ट्रैक्टर से उतना आसान तो मशीनीकरण है, मशीन से गहरा तो हो सकता है लेकिन उतना आवश्यक नहीं है, उतने तरीके से हो पाए कि हम उसको मिट्टी मिला सकें, उसको खोद सकें, नीचे तक जा सकें। उसको कभी गहरा करता है कभी जैसे भी है, मशीन से वो बात नहीं हो सकती है। अब हल बैल तो छूट गए जिसके कारण से पूरी तरह से खेती नष्ट हो गई है। जितना गहरा जोते खेत बीज पड़े फल उतने देत, जितने गहरे में खेत जोतो उतने में ही बीज अगर पड़ता है तभी वो फल देता है, तभी अच्छी फसल होती है। अब वर्षा के विषय में बताया है इन्होंने, दिन में गर्मी रात में ओस, दिन में गर्मी रात में ओस तो जानो बरखा 100 कोस, यानी बरखा बहुत दूर है, होने वाली नहीं है। दिन में गर्मी रात में ओस तो समझो वर्षा 100 कोस, और दिन को बादल रात में तारे। ये तो बहुत साधारण बात है, समझ में आ रही है कि लोग इसको अपनी तरफ से इसको अनुभव कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं कि बात कितनी सही है। और ये बात जो है बड़े अनुभव के बाद बात कही गई है कि सत्य होने के बाद ही, प्रमाणित होने के बाद ही बात कही गई है। तो इसमें इतना गहन विज्ञान छिपा हुआ है कि वह विज्ञान, इसके लिए कोई यंत्र नहीं बने हैं और ये अनुभूति पर ही आधारित है। और अनुभूति इतनी सटीक है, इतनी प्रामाणिक है कि आज भी ये सत्य है कि दिन में गर्मी रात में ओस तो जानो बरखा 100 कोस। और फिर दिन को बादल रात में तारे, दिन को बादल रात में तारे चलो कंत जहाँ जीवे वारे। कह रहे हैं कि वो एक उसके माध्यम से कहा गया है, एक पत्नी पति से कह रही है कि अगर दिन में बादल हैं और रात में तारे हो रहे हैं तो पतिदेव से कह रही है इन बच्चों को कहीं और ले चलो क्योंकि यहाँ पर गुजारा नहीं होने वाला है, अर्थात यहाँ पर फसल अच्छी नहीं होगी, ये यहाँ पर अब अच्छी तरह से हम लोग नहीं जीवन यापन कर पाएंगे। अब ये एक तरह से दूसरी जो ये मैं इस पर प्रस्तुत कर रहा हूँ लोकोक्ति, इसमें बात कही गई है कि 1 मास में ग्रहण जो दोई। अब ये कब की बात कही गई होगी, बहुत पहले की बात कही गई है। ये कहीं
मतलब उस तरह से नहीं आती है, ज्योतिष विज्ञान की बात हो सकती है, लेकिन वो भी एक विज्ञान का ही एक भाग है। तो 1 मास में ग्रहण जो दोई, अगर 1 महीने में ही जो 2 ग्रहण हो जाएं तो भी अन्न महंगो हुई, तो अन्न भी महंगा हो जाएगा, अर्थात फसल अच्छी नहीं होगी। अब ये कितने ज्ञान और विज्ञान की बात है कि जिसने इस लोकोक्ति के कहा है वो कितने अनुभव के बातें 2 पंक्तियों में कही है इस बात को कि कितनी सटीक है, कितनी सटीक है, कितनी महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है कि हम पहले से ही पूर्वाभास कर सकते हैं कि अब फसल अच्छी होगी या नहीं होगी। 1 मास में ग्रहण जो दोई तो भी अन्न महंगो हुई। और एक साधारण सी बात और भी कह देते हैं, जो शुकर बारी बादरी रही शनिचर छाए, और घा कहाँ सुन मंडरी बिन बरसे ना जाए। कितनी साधारण सी बात उन्होंने कह दिया है वर्षा के विषय में। शुकर बारी बादरी, शुक्रवार की बादरी रही शनिचर छाए, और घा कहाँ सुन मंडरी बिन बरसे ना जाए। तो ये बहुत सी समझ में आने वाली चीज़ है, बहुत ही साधारण चीज़ है कि जिसमें हर छोटा सा, हर जो है अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है कि हाँ यह तो बात बहुत सही है, ये बिल्कुल सही बात, जो विज्ञान सम्मत है, जो विज्ञान इसको सत्य सिद्ध कर रहा है, उसको भी बात इन्होंने 2 पंक्तियों में इस बात को कह दिया। इससे बड़ी और बात लोकोक्ति की शक्ति की क्या हो सकती है। लोकोक्ति में इतनी शक्ति है कि वो छोटी सी छोटी बात को विज्ञान सम्मत ढंग से उस बात को कह देते हैं। ये बहुत ही गौरव गरिमा की बात है हमारे भारतीय संस्कृति की, जो हमारे यहाँ ये उपलब्ध है। मंगलबारी होय दिवारी, अब ये और भी इसमें बहुत ही गंभीर बात कही है। मंगलवारी दे होय दिवारी, और हंसे किसान रोवे व्यापारी। कितने सरल ढंग से इस बात को कहा है। अब ये अनुभव करने की बात है, आप जो है हम लोग इसको नोट करें, इसके बाद देख सकते हैं। अगर मंगलवार को दिवाली होती है, ये बहुत ही साधारण बात है, ऐसा हो सकता है कि मंगलवार को अगर दिवाली होती है तो हंसे किसान रोए व्यापारी। इसका स्पष्ट वही है कि उस समय जो है फसल बहुत अच्छी होगी और व्यापारी रोएगा, क्योंकि वो जो है व्यापार करेगा तो उसमें घाटा होगा। घाटा इसलिए होगा कि अन्न जो है सस्ता हो जाएगा, तो अब जो है व्यापारी ठग नहीं पाएगा। तो मंगलवारी हो दिवाली, अगर मंगलवार को दिवाली हो जाए तो ये जो है ये हंसे किसान रोए व्यापारी। तो एक दृष्टांत भी इसमें दिया है, ऐसा ये नहीं है, इस कहावत के साथ एक दृष्टांत भी आया है जो कभी कभी इसको देखा जा सकता है, इतिहास के पन्ने पलट करके देखा जा सकता है। कहते हैं कि पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी एक मतलब कवि हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि संवत 1987 में, इसमें 2080 चल रहा है, संवत 1987 में मंगल को दिवाली पड़ी थी। संवत 1987 को मंगलवार को दिवाली पड़ी थी। तो उस समय अन्न बहुत सस्ता हो गया था और किसानों में खुशहाली थी और व्यापारियों को घाटा हो गया था। तो इससे बड़ी सटीक बात और क्या हो सकती है, जो हम जो है इस प्रकार से ज्ञान को संचित किए हुए हैं 2 पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में, और इसको लोकोक्त के नाम दे रहे हैं। तो बड़े ही गर्व और गौरव की बात है कि हमारा विज्ञान इसमें बिल्कुल ही इस तरह से प्रकट हो रहा है, इस तरह से छलक रहा है विज्ञान कि हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हम विज्ञान को इसमें खोज सकते हैं। विज्ञान के लिए कितना उपयोगी है। अब जो है कुछ बातें घरेलू उपचार की बातें हम कर रहे हैं। बहुत सी बातें हम ले नहीं पाएंगे कि बहुत सारी बातें हमारे पास हैं, लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अब हमको कई विषयों पर इस पर लेना है कि हर सीधी बात कही है इन्होंने बड़े अनुभव की बात। इन्होंने जो आयुर्वेद हमारा बहुत ही पुरान है, वेद का ही एक अंश है आयुर्वेद। और आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद में बहुत सी बातें हमको बहुत ही सरल नुस्खे बताए गए हैं, बहुत सरल भाषा में बता दी गई है कि हम स्वास्थ्य लाभ किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आज के विषय में कुछ कहने वाला नहीं है कि हम लोग जो है वो पैथोलॉजी और जो है इसमें दवाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, और हमने अपने प्रकृति के जो है ज्ञान को, प्रकृति की औषधि को सब खो दिया है, उसको भूल गए, जानबूझ के उसको हम अपमानित और तिरस्कृत कर चुके हैं, जिसके कारण से हम लोग जो है बहुत ही रोगी और दुखी महसूस कर रहे हैं। हम बड़े बड़े भयंकर रोग हम लोग झेल रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण है, हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। प्रकृति से दूर होने के कारण ही
व्यक्ति आज जो है बहुत ही अस्वस्थ हो गया है, तन और मन दोनों से ही। और प्रकृति से जुड़ने से ही प्रकृति जो प्रकृति बाहर है वही प्रकृति हमारे शरीर में भी है, वही पंचतत्व हमारे भी हैं, वही पंचतत्व सृष्टि में ही है। जब तक उनका संतुलन जो है नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो अव्यवस्था फैलेगी, उसमें असंतुलन होगा और वो दोष पैदा होगा। ऐसे हमारे शरीर में भी यही दोष पैदा होता है, क्योंकि ये संतुलन खराब होता है। वात पित्त कफ बताया गया है, तो उसके एक तीन मुख्य तत्व हैं जिनके संतुलन बिगड़ने से स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है, बिगड़ जाता है। तो ये बहुत विस्तार की बातें हैं, इसको हम संक्षेप में कह रहे हैं। कहते हैं कब्ज दूर करने के लिए बताया है उन्होंने हर बहेड़ा आंवला, जो त्रिफला कहते हैं हम लोग, हर बहेड़ा आंवला भाग 1 2 4। तो इसमें ज़्यादा समझाने की बात है कि हर जो है 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग और आंवला 4 भाग। इन्होंने सब समझा दिया है किस तरीके से हम त्रिफला बनाएं, घर में बनाएं। हर बहेड़ा आंवला भाग 1 2 4 तीनों औषधि लीजिए त्रिफला का है विचार। और त्रिफला से कितना लाभ है ये तो कहीं पढ़ने की बात है, बहुत समझने की बात है, कहीं से भी इसको देखा जा सकता है। त्रिफला अगर लें तो बहुत सारे रोग ऐसे ही होंगे नहीं, और होंगे तो समाप्त हो जाएंगे। फिर और एक बहुत ही अच्छी कहावत है इसमें जो मैं कहने जा रहा हूँ कि अब बहुत से लोग इसको समझ अभी नहीं सुने होंगे, नहीं समझे नहीं होंगे, तो इसको जरा इसको अनुभव करके आप देख लें। मैं बहुत ही कुतूहल से इस बात को कह रहा हूँ कि चाहो जीवन भर रहें अमर दांत 32, चाहो जीवन भर रहें अमर दांत 32, लघु शंका और शौच में बैठा दंती पीस। बहुत ही सरल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि जो दांत जो है कमज़ोर हो जाते हैं, दांत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि दांत बहुत साथ देते हैं हम लोगों का, मानव का और सभी का। तो इसमें जो है दांत जो है खराब हो गए, सब कुछ बेकार हो गया। तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए, इन्होंने कहा है कि ये जो 32 दांत के इन्होंने कहा है, दांत कितने भी हों कम हों कोई बात नहीं, 28 हों, तो उन्होंने जो कहा है कि जब आप शौच जाएं या लघु शंका जाएं तो इन दांतों को आपस में भींच लें, आपस में इनको भींच लें, उतनी देर उतने आप भींचे रहें। शौच बैठें तो और लघु शंका जाएं तो आपके 32 दांत जो हैं बिल्कुल पुष्ट रहेंगे, ये हिलने वाले नहीं हैं, कभी हिलेंगे नहीं। और ये बहुत ही अनुभूत की चीज़ है, बहुत ही ये परीक्षित चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। सभी लोग अब भी इसका अनुपालन कर सकते हैं कि चाहो जीवन भर रहें अमर दांत 32, लघु शंका और शौच में बैठा दंती पीस। अब ये विज्ञान से कोई सिद्ध विज्ञान नहीं हमको कहीं बता सकता है, हमको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान कहीं पर भी पढ़ लें, ये चीज़ नहीं बताई गई है। ये मात्र लोकोक्त से ही ये ज्ञात होती है और ये बहुत ही ये विज्ञान सम्मत है, अच्छी चीज़ है जिसको हम लोग इसको अभ्यास कर सकते हैं और इसका देख सकते हैं कि किस तरीके से हमको ये लाभदायक हो रही है। इस प्रकार से बहुत सी कहावतें हैं, मैं थोड़ा सा और ले रहा हूँ। नेत्र रोग के लिए क्या करें, काली मिर्च को पीस कर घी बूरा सन खाएं, नेत्र रोग सब दूर हो गिद्ध दृष्टि हो जाए। तो अगर कहते हैं कि अगर काली मिर्च को पीस करके घी और बूरा माने चीनी का ही एक रूप है बूरा, खांड चीनी से तो ये पहले की चीज़ है, और उस तरह से ले करके घी और बूरा अगर इसके साथ में लें तो गुड़ भी हो सकती है, ले सकते हैं उसके स्थान पर, कि काली मिर्च को पीस लें और घी और बूरा संग खाएं तो नेत्र रोग सारे दूर हो जाएंगे और ये गिद्ध दृष्टि हो जाएगी, गिद्ध बहुत तेज दृष्टि हो जाएगी। सूखी खांसी के लिए बताया है, काली मिर्च महीन पिसावे, काली मिर्च महीन पिसावे, आक पुष्प और शहद मिलावे। आक का मतलब है मदार सभी जानते हैं। काली मिर्च महीन पिसावे, आक पुष्प और शहद मिलावे, भोजन से पहले जो खावे, भोजन से पहले खा लेना चाहिए, सूखी खांसी तुरंत मिटावे, सूखी खांसी तुरंत मिटावे। और कुछ और ले रहा हूँ, बहुत साधारण सी बात है कि नाक के रोग, नाक में कोई रोग नहीं होगा, इसके लिए है कड़वा तेल नित नाक लगावे। कड़वा तेल जो है शुद्ध कड़वा तेल होना चाहिए,
कड़वा तेल नित नाक लगावे, ताको नाक रोग मिट आवे। इसको इस कड़वा तेल को आँख पर भी लगाना चाहिए और नाक पर भी लगाना चाहिए। इसको बूंद के हिसाब से उस पर लगा लें तो सब ठीक हो जाएगा। और ताम्र पात्र में जो पिए रोज नीर को छान, चर्म रोग सब दूर हो, मनुज होए बलवान। ये तांबे का लोटा, ये कहते तो सब हैं, बहुत पहले से सब जानते भी तांबे के लोटे में होना चाहिए, लेकिन लोग जो है, हम लोग इसको जो है दूर कर देते हैं। हम लोग इसको मानते नहीं, हम इसको करते नहीं हैं। जबकि तांबे का, शुद्ध तांबे का लोटा होना चाहिए। तांबे के लोटे में अगर जल लिया जाए तो ये बहुत ही अमृत तुल्य हो जाता है, बहुत ही लाभदायक, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत लाभदायक है। तो उस तरीके से हम लोग करें तो ये कर सकते हैं। लेकिन अब इसको करने के लिए हम लोग जो है इसको नकारते रहते हैं, हम लोग करते नहीं हैं, इसको टालते रहते हैं कि ताम्र पात्र में जो पिए, ताम्र के पात्र में शाम को पानी जल रख लीजिए, उसके बाद सुबह जो है पानी को छान करके पी लीजिए, तो सारे चर्म रोग दूर हो जाएंगे और मनुष्य जो है हष्ट पुष्ट हो जाएगा। अब मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ और अभी इस विषय इसको समाप्त कर रहा हूँ, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ। कुछ बातें आज के संदर्भ में लोकोक्तियाँ हो सकती हैं, जो मैंने अपने हिसाब से उसको समझने का प्रयास किया है। जी, आदरणीय सुभाष चंद्र लखेरा जी उपस्थित हैं और वो कह रहे हैं घाघ अपने समय के महान कृषि वैज्ञानिक थे, उनके पास अनुभवों का अनमोल भंडार था। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात को स्वीकार किया और मेरा समर्थन किया। अच्छी बात है। और ये बहुत ही, ये हम लोग आज ही नहीं, इसको हम स्वयं अलग पढ़ें और इसके बाद में इसका हम अनुपालन करें तो हम इसका लाभ भी उठा सकते हैं और पुनः हम प्रकृति से जुड़ सकते हैं। जो भी इस पर हमें प्रदर्शित हो रहे हैं, जितने लोग हैं वो सब इसमें जो है उपस्थित हैं, तो वह उनका मैं अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सुना है और समझा है और मैंने प्रोत्साहन बढ़ाया है, प्रोत्साहन दिया है। कुछ और आज के संदर्भ में बातें जो पहले नहीं कहेंगे, मैं आज इसको जोड़ रहा हूँ। हो सकता है मैंने कुछ अपनी पंक्तियाँ जोड़ी हैं, लेकिन ये लोकोक्तियाँ ही के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। नियम प्रकृति के हम अपनाएं, नियम प्रकृति के हम अपनाएं, जितना पचाएं उतना खाएं। नियम प्रकृति के हम अपनाएं, जितना पचाएं उतना खाएं। भोजन न पचने पर गड़बड़, तन मन में बहुरोग बढ़ाएं। अगर हम जितना खाते रहते हैं, लोग कहीं जाते हैं या प्रीत भोज जाते हैं, कहीं जाते हैं, खाते रहते हैं जो, तो अब इस प्रकार की हमारी आदत पड़ जाती है कि जो अच्छा लगा तो हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भोजन जितना पच सके, कहते हैं कि 2/3 ही भोजन करना चाहिए, पेट के 2/3, जितनी भूख हो उससे 2/3 खाना चाहिए। उसके बाद फिर अन्न, उसके बाद फिर जल ग्रहण करना चाहिए, जिससे उसके पचने का स्थान भी मिल सके, समय भी मिल सके। तो इस प्रकार से ये पहले से बताया गया है, वही चीज़ इसको मैंने बताया है कि उतना ही खाएं जितना आपको भारीपन न लगे। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, ये आज की लोकोक्ति है, ये पहले की नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा देते महारोग कैंसर का, ये एक कैंसर का रोग देते हैं इनको। ये आज की बातें कही जाती है कि बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू और गुटखा जो हैं, ये आज की अपद्रव्य हैं, ये बहुत गलत चीज़ें हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। और उसको लेते हैं लोग जो है जानबूझ कर शौक करते हैं, तो ये तो कैंसर का रोग ही बढ़ाएंगे, ये कभी कोई लाभ तो पहुंचा नहीं सकते। खेत में बीज नहीं डालेंगे, खेत में पहुँचे ही नहीं, उसको क्या किया, उसको बटाई दे दिया या ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर कहाँ से उसमें होगा कि जो वहाँ पर जो खेत में जो बीज ही नहीं डालेंगे, अपने आप जाकर के नहीं डालेंगे, तो कहाँ से हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि वहाँ खरपतवार उगेगा, खरपतवार उगेगा तो फिर फसल हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। और हम लोग सुनते रहते हैं, गुरु कीजिए जान अब पानी पीजिए छान। ये भी एक छोटी सी कहावत है, लेकिन कितनी उत्तम है और कितनी उपयुक्त है, ये हम लोगों के लिए कितनी संदेशप्रद है ये। गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान,
हम लोगों के ये संकेत किया गया है, सावधान किया गया है कि इस तरीके से हम आचरण करें तो हम एक तो गुरु जो जान करके करोगे तो अच्छे गुरु मिलेंगे तो ठगी से बच जाएंगे, नहीं तो आजकल के गुरुओं की कमी नहीं है। और ऐसे ही पानी पीजिए छान, पानी जो है छान करके पीना चाहिए कहीं पर भी हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी एक कहावत है, चिड़िया कितने उड़े आकाश। हम जो है इससे अगर इसको जोड़ें आज की स्थिति में कि चिड़िया कितने उड़े आकाश, भोजन है धरती के पास। अब ये एक कहावत में एक साधारण सी है, लेकिन अंततः यह है कि हम अपने जगह जमीन, अपने जो है जो मूल जो है हमारा स्थान है, हमें वहीं पर आना पड़ता है। चिड़िया जो है कितना भी ऊपर उड़ जाए लेकिन अपने घोंसले में उसको आना पड़ता है। इसी प्रकार से हमको अपने प्रकृति से जुड़ना है। हम कितना भी अनुसंधान कर लें, कितने भी हम चंद्रमा तक पहुंच जाएं कहीं पर भी, लेकिन हमको भोजन तो धरती पर ही मिलेगा। तो हम ये एक नीति वाक्य है और ये लोकोक्ति भी है कि हो सकती है कि हम इस तरह से रहें कि हम अपने धरती को, अपनी प्रकृति को न भूलें। हम कितना भी ऊपर उठ जाएं, कितने किसी भी पद पर पहुंच जाएं, लेकिन हमको अपनी जो जमीन है, अपना धरातल है, उसको नहीं भूलना चाहिए। और आज का मुहावरे भी बदल गए हैं। हम एक दो मुहावरे बस दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। कि गूगल बाबा, अब आज का ये विज्ञान का है मुहावरा है। मुहावरा उसका उपभाग हो सकता है लोकोक्ति का, उसकी अलग एक विषय है, उस पर हम कभी अलग बात कर सकते हैं। उसमें भी बहुत विज्ञान है, उसमें भी अलग ज्ञान है। तो हम आज इस बात को कह रहे हैं कि गूगल बाबा आज का जो है आज की लोकोक्ति है कि कुछ भी करना हो, कहीं पर ढूंढना है तो गूगल बाबा के शरण में चले जाओ। हम लोग सभी मोबाइल प्रयोग करते हैं, कुछ भी होता है, किसी शब्द का अर्थ भी ढूंढना है तो शब्दकोश नहीं देखते हैं। अब जो है हम जो है सिर्फ गूगल पर ही उसको सर्च कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं इसका अर्थ क्या है। अब पता नहीं, जबकि हमको जो है शब्दकोश में उस शब्द के कई अर्थ और मिल जाते हैं, लेकिन हम उसी अर्थ को अपने स्वीकार कर लेते हैं। तो वह गूगल बाबा आज की लोकोक्ति हैं, आज के जो है वह उसके पर्याय बन गए हैं हम लोगों के ज्ञान के, गूगल बाबा। और दूसरा और जो है इसको हास्य में ले सकते हैं, व्यंग में ले सकते हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मैं इसको आपको बोल दूँ, बुलडोजर बाबा। अब बुलडोजर तो विज्ञान का एक अनुसंधान है, बुलडोजर तो एक यंत्र है और उसको बुलडोजर बाबा कहा गया है। बुलडोजर बाबा के बारे में आप सभी जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो बुलडोजर उस पर चलाया जाता है। ये एक कहावत हो गई है बुलडोजर बाबा जहाँ दमन है, आतंक है, या कोई किसी दुष्ट को हमको सजा देना है तो उसके घर पर उसको चलाया जाता है, तो वो बुलडोजर बाबा आज जो है ये आज का जो यंत्र है वो आज कहावत लोकोक्त बन गई है, बुलडोजर बाबा। तो अब पहले थी चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं, वो चंदा मामा टूर के। अब जो है हम वहाँ पर टूर कर सकते हैं, हम अपना प्रवास कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो चंदा मामा टूर के हो गए। तो कहावतों का जो संदर्भ है वो बदलता है समय के अनुसार अनुकूल। अब विषय तो बहुत हैं निश्चित रूप से। और अंग्रेजी में भी एक दो मतलब कुछ कहावतें उपलब्ध हैं, अंग्रेजी में भी कुछ कहावतें कही गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो है कोई बहुत अधिक अनुसंधान की बात ऐसी नहीं किया है। जो बात हमारे यहाँ थी उसी बात को उन्होंने अंग्रेजी में बात कही है। एक सिर्फ जो है मैंने इसको जो है इसमें उद्धरण के रूप में जो है मैंने लिया है, ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जा रहा हूँ कि अंग्रेजी में उन्होंने कहावत कहने का प्रयास किया है, लेकिन वो हमें कहावतें ऐसा लगता है कि ये हमारे यहाँ का जो है हिंदी की कहावतों का ही वो अनुवाद है। कुछ नया उनका अनुसंधान नहीं है, उस पर और कुछ कहने वाला भी नहीं है, क्योंकि बहुत से विज्ञान के अनुसंधान जो उनके बताए गए हैं वो हमारे अनुसंधान बहुत पहले हो चुके हैं। तो जो पहले अनुसंधान हो चुके हैं हमारे ऋषि मनीषी
और बहुत सी दृष्टा अनुसंधान करने वाले, न उनके पास कोई यंत्र था न कहीं कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने नक्षत्र ज्ञान किया, सब कुछ प्राप्त किया। तो ऐसा यहाँ पर कुछ कहते हैं कि यहाँ जहाँ सब कुछ कहीं पर कुछ नहीं है वो भारतवर्ष में है, जो भारतवर्ष में नहीं कहीं पर भी नहीं है। और बिल्कुल ये सत्य है, हमारी ज्ञान परंपरा जो है, भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध है कि यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है, हर विषय का ज्ञान है। एक दो इनकी उदाहरण मैं दे रहा हूँ। रेड स्काई एट नाइट, रेड स्काई एट नाइट, सेलर्स डिलाइट। रेड स्काई इन द मॉर्निंग, सेलर्स टेक वार्निंग। इनका कहना है कि अगर रात में लाल है, आकाश लाल है, रात में आकाश लाल हो गया तो मौसम साफ रहेगा। सेलर्स में नाविक, तो नाविक के लिए चेतावनी है कि मौसम जो है साफ रहेगा। और रेड स्काई इन द मॉर्निंग, अगर सुबह आकाश जो है वो लाल हुआ तो सेलर टेक वार्निंग, तो सेलर्स के लिए ये चेतावनी है कि वो वहाँ पर वर्षा, आंधी, तूफान कुछ भी आ सकता है। ये अंग्रेजी की कहावत है, लोकोक्ति है। एक और है क्लियर मून फ्रॉस्ट सून। अगर चंद्रमा स्वच्छ है उस समय, उनकी वहाँ की ऋतु है जो इस प्रकार के बताया है कि अगर चंद्रमा स्वच्छ है तो फ्रॉस्ट सून, तो ठंडा या कोहरा तुषार जल्दी पड़ेगा, तो वहाँ पर जल्दी आएगा अगर आकाश में चंद्रमा स्वच्छ है। और इन्होंने एक और है, जैसे हम लोग कहते हैं ना सूर्य चंद्रमा के आसपास को घेरे, उसी बात को इन्होंने अंग्रेजी में कहा, हेलो अराउंड द सन आर मून, हेलो अराउंड द सन आर मून, रेन आर स्नो सून, रेन आर स्नो सून। कह रहे हैं कि अगर ये हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर उसके आसपास से घेरा होता है, ये हमारे हिंदी कहावत का ही ये अनुवाद लग रहा है कि अगर सूर्य या चंद्रमा के आसपास को घेरा एक होता है, कोई कोई दिखाई पड़ता है दूर तक, थोड़ा घेरा दिखाई पड़ता है, तो कहते हैं या तो वर्षा होगी या बर्फ़ पड़ेगी। तो बर्फ़ ज़्यादातर वहाँ पड़ती है, वर्षा यहाँ होती है। यहाँ बर्फ़ नहीं ज़्यादा पड़ती है लेकिन वर्षा होती है। तो ये वहाँ के हिसाब से उनकी कहावत है। रेन इन द मॉर्निंग गिव्स यू फेयर वार्निंग, रेनबो इन द मॉर्निंग। रेन, अगर सुबह जो है इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, सुबह इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है तो आपको जो है एक स्पष्ट वार्निंग दे रही है। इससे पता चलता है कि अगर ये पूर्व में दिखाई पड़ता है तो ये पश्चिम में, इसका मतलब है वर्षा हो रही है। तो कह रहे हैं कि पश्चिम में वर्षा हो रही है, ये आपको आभास, इस बात का अनुमान मिल रहा है कि वहाँ वर्षा हो रही है। तो मैं समझता हूँ समय तो बहुत हो रहा है और ये तो समाप्त ही नहीं होने वाला है। जो हमारे लोकोक्ति जो कही गई हैं, जो सब मैंने पहले बताया है, वह ये वो सभी उन्होंने समावेशित हैं, इसमें सभी विषय समावेशित हैं जो हमारे प्रकृति से संबंधित हैं, हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे सामान्य व्यवहार के संबंधित हैं, वो सब इसमें लोकोक्तियों में हैं। और वो अलग अलग उसमें हैं जिसके जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ये बहुत अलग अलग हैं, उनको हम अगर इसको बोलें तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसमें वक्तव्य जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं अधिक इसमें अब नहीं कह रहा हूँ कि पूरी पुस्तकें भरी पड़ी हैं। तो ये जो है, ये कहावतें जो है, मौसम, चाहे वर्षा है, कृषि है, अनाज है, अकाल है और सुकाल है, अच्छा काल है, उसके विषय में बहुत सी कहावतें कही गई हैं जो वो एक तरह से मौसम के भविष्यवक्ता थे, जो बिना किसी यंत्र के
उनको सब पूरा ज्ञान हो रहा था। और आज जो है एलोपैथी के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो हम अगर हम इन कहावतों को, इन लोकोक्तियों को हम स्वीकार करें और इस पर हम इसको हम अपने उसमें लाएं, प्रयोग में लाएं, तो बहुत कुछ हमको इसका निराकरण प्राप्त कर हो सकता है, रोगों का, बहुत सी कठिनाइयों का। ग्रामीण देहात जो क्षेत्र हैं यहाँ वनस्पति होती ही ज़्यादा, शहर में तो कम होती हैं, लेकिन ग्रामीण देहात क्षेत्रों में वनस्पतियाँ द्वारा निरापद उपचार के प्रति लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है। ये अगर हम इससे अगर करना शुरू कर दें और इनके पुनः जो है इनका रोपण करें, बेल लताएं ये सब जो है समाप्त हो गई हैं, पेड़ पौधे समाप्त हो रहे हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी, बहुत सारे लाभ के पौधे थे, वो अब नहीं रहे। तो अब ये पुराना समय तो लगता है नहीं आ सकता है, क्योंकि अब उतने ज़्यादा ना तो जंगल रहे, न वैसे खेत रहे, न उन लोगों की विचारधारा रही कि अब कोई बाग लगाए, कोई पेड़ लगाए। जिसके लाभ होता है वही चीज़ है, पेड़ लगाए जाते हैं। और वो भी कहते हैं कि हमारे जीवन काल में क्या, हमारे 2-4 साल में ही फल देने लगे। ऐसे लोग जो है ये आजकल की ये खेती और जो है बागवानी हो रही है, तो वो सब जो जितनी उपयोगी थी वनस्पतियाँ वो सब नष्ट हो गई हैं। अगर पुनः इनकी खोज करके पुनः अगर इसको किया जाए तो ये इसका लाभ मिल सकता है। इससे छोटी मोटी बीमारियों का अपने आप इलाज कर लिया जाता था, तो अब ये लगता है संभव नहीं है, लग रहा है। और जिसके कारण से सारा मानव जीवन है पूरा दुखी है। तो मैं समझता हूँ समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ और फिर से मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। और माननीय डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी जी और जो भी सब इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें आदरणीय सुभाष चंद्र खेड़ा जी बहुत समय से जुड़े हुए हैं और उसको देख रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। और त्रिपाठी जी हैं, मैं सभी को से विदा लेना चाहता हूँ। सादर नमस्कार। पुनः कभी अवसर हुआ मैं पुनः प्रस्तुत होऊंगा। सभी को सादर नमन, अभिनंदन। और इस समूह के सभी श्रोताओं को मेरा अनुरोध है उनसे कि वो जो है इस जो वक्तव्य था इसके विषय में अपने विचार अवश्य दें, जिससे कि मैं कुछ इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकूं, प्रोत्साहन प्राप्त कर सकूं और कुछ नया ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ईशो।